अब यहाँ पर कुछ बैंक्स के भी बिजनेस अपडेट निकल करके आए हैं। सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो कुल बिजनेस जो है वो 15.33% बढ़ करके 2.67 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। डिपॉजिट की बात करें तो नेट डिपॉजिट 12.16% बढ़ करके 1.47 लाख पर रहा। इसके अलावा जो लोन है उसके बारे में बात करें तो 19.5% बढ़ करके 1.11 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। सर, पंजाब एंड सिंध बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर आपको मिड टू लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से कैसे लग रहे हैं? पॉजिटिव यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से शेयर तो काफी ऊपरी लेवल से गिरा था, अभी थोड़ा सा बाउंस हम्म। हमको दिख रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, ये बैंक ऐसा है कि जहाँ पे एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम अभी काफी कम हो चुका है, और इनका जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है प्लस इनकी जो बैलेंस शीट साइज है, इससे देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आपको Q1 के नंबर्स अच्छे आते हैं तो ही इसमें एक अच्छी हम्म। आएगी। पिछले साल भी इनके लिए रीजनेबली अच्छा था, लेकिन कंपेयर टू लार्जर बैंक, जैसे मैंने बोला, सरकारी बैंक्स में जो बड़े बैंक्स हैं प्लस जो छोटे बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो शायद ज्यादा हम्म। ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं, बट जिनके पास है हम्म। वो पंजाब एंड सिंध बैंक होल्ड करे। ठीक है। इसके अलावा सर इंडियन बैंक, उसमें क्या किया जाए? इनका भी जो कुल बिजनेस है वो 13.6% बढ़ करके 15.28 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। डिपॉजिट की बात करें तो इसमें भी 13.3% की बढ़त देखने को मिली है। क्या व्यू होना चाहिए इंडियन बैंक को लेकर के? तो ये भी एक बड़े बैंक की क्वालिफाई करता है, और इंडियन बैंक में डेफिनेटली हमको लगता है कि जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में खरीद सकते हैं। नंबर्स मेरे ख्याल से काफी अच्छे आएंगे, और पिछले साल भी हम्म। इनके लिए काफी अच्छा था, एसेट क्वालिटी ठीक थी, हम्म। डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं इंडियन बैंक डेफिनेटली बड़े बैंकों में क्वालिफाई करता है, और इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। ठीक है। अब यहाँ पर शॉपिंग भी देख लेते हैं लोग कितना कर रहे हैं। वी मार्ट की बात करें तो कुल रेवेन्यू इनका 23% बढ़कर के 1089 करोड़ पर पहुंच चुका है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 1% से बढ़कर के 9% रही है। जून तिमाही में 15 नए स्टोर्स खोले गए हैं जबकि एक स्टोर बंद किया गया है। अब सर, अपने स्टोर्स तो लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं और वो हमें दिख भी रहा है। अब आगे के लिए क्या वी मार्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, डी मार्ट में सॉरी वी मार्ट में अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही आपको अच्छा पैसा बनाने को मिलेगा। हालांकि देखिए, नंबर्स हर तरीके से हर पैरामीटर पे अच्छे हैं, आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और होपफुली मानसून अगर अच्छा होता है तो रूरल मार्केट्स में भी डिमांड अच्छी रहेगी, लेकिन जो सेगमेंट में ये काम करते हैं, दैट इज हम्म। वैल्यू फॉर मनी, यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा है। नजरिया थोड़ा लंबा रखिए और टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, यही मेरी राय रही। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर हमारे व्यूअर्स के भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, उस पर भी आपकी राय समझना चाहेंगे। सबसे पहले सुपर चैट के जरिए हमारी व्यूअर है, वो LNT पर जानना चाह रही हैं सर कि क्या करंट प्राइस पर इसको सेल कर देना चाहिए क्योंकि प्राइस लगातार फॉल कर रहा है। आपका नजरिया क्या रहेगा? देखिए, अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो ये निकल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो चुका है। लेकिन आपका नजरिया अगर 6-12 मंथ्स है तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ा सा नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग ही लग रहा है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है। करीबन 2 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, और आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। हम्म। ठीक है। तो अपने टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग आपको ये सलाह दी गई है। अगला सवाल यहाँ पे ललिता जी का है, टारगेट जानना चाह रही हैं सर टीटागढ़ के लिए शॉर्ट टर्म में आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? क्या शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो टीटागढ़ में बने रहना चाहिए? देखिए, रेलवे स्टॉक्स ने पिछले 2 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और मुझे लगता है हम्म। कि टिटागढ़ भी ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा मोमेंटम आएगा ऐसा इमीडिएटली तो लगता नहीं है। नजरिया अगर आपका 6-12 मंथ है तो ही आप निवेशित रहिए। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर एटलीस्ट नियर टर्म में दिख नहीं रहा है। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी। इनका सवाल भी सर इसी काउंटर को लेकर के है। पर्सपेक्टिव इनका शॉर्ट टर्म का ही है। अभी आपको लग रहा है कि हमें एक क्वार्टर का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही किसी तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें? देखिए, अगर आपको खरीदना है तो 3,100 का लेवल मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और अगर आप Q1 की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स आने की अपेक्षा है। वो नंबर्स आने के हम्म। बाद हो सकता है आपको 32 या 3250 का लेवल मिलेगा। तो इनका जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है वो उनको मिलेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है बहुत सारी वैल्यू इवन करंट लेवल्स पे मिल सकती है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस को लेकर के आया है। अभी इन्हें नई खरीदारी करनी है श्रीराम फाइनेंस में सर, तो किन लेवल्स पर किया जाए? देखिए, मैं कहूंगा कि श्रीराम फाइनेंस ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में काम करता है, और जो सेकंड हैंड ट्रक्स होते हैं उसमें ज्यादा काम करता है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर खरीदना ही है
तो शेयर तो निचले लेवल से काफी चल चुका है, तो आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए और उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगले 6-12 महीने में मिलेगा। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस पर बात हो गई है, अब आगे टाटा टेक्नोलॉजीज पर भी समझ लेते हैं। इसमें भी सर बाय के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या टाटा टेक्नोलॉजी बाय किया जा सकता है? देखिए आईटी में हम अभी भी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि जैसे हम्म। आपने देखा कि कल विप्रो का शेयर एडीआर करीबन 15% गिरा, उसके बाद कल हम्म। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में भी भारी गिरावट देखने को मिली। तो नजरिया मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस है। आपको कम से कम पहला क्वार्टर का रिजल्ट वेट करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि हो सकता है आपको रिजल्ट के बाद ये शेयर और सस्ता मिले। तो टाटा टेक्नोलॉजीज हम्म। में मुझे वही कहना है कि थोड़ा कॉशियस रहिए। आईटी सेक्टर में हो सकता है कि पहले तिमाही ओवरऑल खराब आए, और उससे आपको अगर खरीदना ही है तो आपको निचले लेवल की अपॉर्चुनिटीज बाद में मिल सकती ठीक है, है। अगला सवाल यहाँ पर विनीता जी का है मार्क्संस फार्मा को लेकर के। 261 के भाव पर इन्होंने खरीदा था सर। मार्क्संस फार्मा लास्ट कुछ सेशंस में भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। करंट लेवल की बात करें तो भी अपने हाईस के आसपास ही कामकाज कर रहा है। बने रहना चाहिए इस काउंटर के अंदर? हाँ बिल्कुल, देखिए कंपनी का जो मार्केट है लार्जली यूरोप और यूएस, यहाँ पे इनका अच्छा कारोबार बन रहा है, प्लस काफी नए प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी लॉन्च करने वाली है। और फार्मा में मुझे लगता है कि मार्केट का जो नजरिया है वो काफी पॉजिटिव हो हम्म। चुका है, तो यहाँ पे होल्ड करें, नजरिया साल भर का रखें। नजरिया साल भर का। चलिए, इनका एक और सवाल है एक्मे सोलार को लेकर के। 392 पर ट्रेड हो रहा है 0.45% की अपसाइड के साथ में। इन्होंने बाय किया है सर 346 के लेवल पर। क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए ये भी एक सोलर की कंपनी है जो सोलर पैनल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है कि जो दूसरी और तीसरी तिमाही आएगी वो काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब मानसून शुरू हो जाता है तभी हम्म। सोलर पैनल कंपनीज में ज्यादा कोई ट्रैक्शन दिखता नहीं है। बट हम्म। होपफुली एक बार दूसरा क्वार्टर दैट इज सितंबर क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो काफी बड़े ऑर्डर है जो वो एग्जीक्यूट करेगी, तो कहीं ना कहीं नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन साल भर का नजरिया रखे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक एक बेसिकली कंसोलिडेशन रेंज में ही ट्रेड करे। अच्छा, आपने यहाँ पे मॉनसून को भी मेंशन किया है सर। अब क्योंकि मॉनसून तो कंपैरेटिवली देखें तो काफी लेट आया है, तो अब मॉनसून भी इंजॉय हो जाए और थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव जो है रिटर्न भी इंजॉय हो, इस तरीके का कोई स्टॉक है जो कि खरीदारी करके चल सकते हैं, वहां फोकस मेंटेन करके चले? देखिए मानसून में मुझे लगता है कि ज्यादातर फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल कंपनियां में अच्छी बढ़ोतरी आती है। और मुझे लगता है कि अप्रैल टू सितंबर का जो पीरियड होता है वो एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो कहीं ना कहीं हम्म। फर्टिलाइजर में कोरोमंडल इंटरनेशनल है, उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा फर्टिलाइजर शेयर चाहिए तो चंबल है। हम्म। एग्रोकेमिकल्स में हमको लगता है यूनाइटेड फॉस्फोरस एक बड़ी कंपनी है, तो ये बड़े कंपनीज पे ही आप फोकस करिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छे नंबर्स आने की इस बार पॉसिबिलिटी, अगर जुलाई अगस्त में बारिश अच्छी होती है तो इनके लिए काफी फायदा होगा। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ रेनी सीजन को ही नहीं, अपने पोर्टफोलियो को भी उसी तरीके से मैनेज करते हुए चलिए। अब आगे देख लेते हैं कुछ और जो है सेल्स अपडेट के बारे में। फोर्स मोटर्स की बात करें तो इनकी जो नेट सेल है उसमें 23.5% की बढ़त देखने को मिली है। डोमेस्टिक सेल्स में भी 26.63% की बढ़त देखने को मिली है। एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें जो है वो गिरावट नजर आई है 76.14% की, गिर करके 21 यूनिट्स यहाँ पर नंबर रह गया है। सर, फोर्स मोटर का आगे का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? देखिए फंडामेंटली फोर्स मोटर्स एक काफी बेहतरीन कंपनी है। इनका एक्चुअली एक डायमलर क्राइसलर के साथ एक टाई अप है जहाँ पे ये कंपोनेंट्स भी सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इनका पूरा प्रोडक्ट जो है बेसिकली एलसीवीज, कमर्शियल व्हीकल्स और यूटिलिटी व्हीकल, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ओवरऑल। लेकिन शेयर काफी निचले लेवल से भाग चुका है, तो मैं कहूंगा कि जिनका नजरिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है वही यहाँ पे इन्वेस्टेड रही। फ्रेश खरीदारी Q1 के नंबर्स के बाद मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ठीक है, नई खरीदारी क्वार्टर के नंबर के बाद ही की जाएगी यहाँ पर, और उसको दोबारा से हम लोग रिव्यू भी करेंगे सर के साथ ज्वाइन होकर। अब यहाँ पर सर अगला सवाल आया है मेटल्स को लेकर के। इनका सवाल है कि मेटल स्टॉक्स में क्या किया जाए। मेरे पास टाटा स्टील, जीपीआईएल के शेयर है। इसमें एवरेज कौन से लेवल में करना चाहिए और वीडीएल में कौन से लेवल में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? सबसे पहले टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। एक अच्छा परफॉर्मर रहा है टाटा स्टील। अगर अभी पोर्टफोलियो में है तो सर इसमें एवरेज किया जा सकता है? नहीं देखिए, अगर आपको एवरेज करना है तो आप जरूर एवरेज कर सकते हो करंट लेवल पे, बट नजरिया कम से कम 6-12 मंथ रखिए, क्योंकि अभी बहुत समय के बाद बिकवाली का प्रेशर ओवरऑल मेटल सेक्टर में हमको दिख रहा है। एल्यूमिनियम मेटल, उसके बाद जिंक, तो कहीं ना कहीं मार्केट ये अंदाजा लगा रहा है कि शायद Q1 का नंबर इतना बड़ा और तगड़ा नहीं आएगा।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि पूरा पैसा अभी मत लगाइए, थोड़ा-सा लगाइए और Q1 के बाद आपको शायद मौके ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है।